कश्मीर के इतिहास की जानकारी हमें एक पुस्तक से मिलती है जिसका नाम है राजतरंगिणी। इस राजतरंगिणी को लिखा है कल्हड़ ने। और कल्हड़ आश्रित कवि है राजा हर्ष के। हर्ष राजा है लोहार वंश का। और ये बात है लगभग 1000 ईस्वी के बाद की, लगभग 1100 साढ़े 1100 ईस्वी की। लेकिन हमने लास्ट क्लास में एक राजा को पढ़ा था, राजा हर्ष, सम्राट हर्ष, और यहीं पर हमारा सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि जब हमने सम्राट हर्ष को पढ़ा तो वो 606 में गद्दी पर बैठा। राजधानी स्थानांतरित की कहाँ से? थानेश्वर से कन्नौज के लिए। और ये राजा था किसका? पुष्यभूति या वर्धन वंश का राजा, जो भारत में अंतिम हिंदू सम्राट था। हमने ये भी देखा था। तो ये कन्फ्यूजन क्या है? तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कन्फ्यूजन को दूर करता हूँ। और यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं आज कश्मीर के वंश। तो दोनों हर्ष अलग अलग हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता। वो हर्ष राजा है, हर्ष सम्राट है, जिसको हर्षवर्धन भी बोला गया है। इनके लिए भी हर्षवर्धन कई बार लगा देते हैं, लेकिन ये राजा हर्ष है जो कश्मीर के वंश वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये कश्मीर की बात चल रही है और वो कहाँ की बात थी? कन्नौज की या थानेश्वर की बात। तो लास्ट क्लास हमने कहाँ तक की थी? शायद हमारी 20वीं क्लास थी, प्राचीन इतिहास में। प्राचीन इतिहास हम कर रहे हैं, जो पहली बार यहाँ जुड़ रहे हो क्लास से। तो हमने पाषाण काल से लेकर और अभी तक गुप्तोत्तर काल तक, पाषाण काल के बाद हमने वैदिक काल, वैदिक काल के बाद महाजनपद काल, मौर्य वंश, बाहर से आक्रमण, धार्मिक आंदोलन, कुछ इस तरह से हम क्लासेज को क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 ऐसे करते हुए जा रहे हैं। और हमने लगभग 20 क्लास पूरी कर ली है। आज ही हमारी 21वीं या 22वीं क्लास है। तो आज हम कश्मीर के वंश को पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर बैकग्राउंड क्लियर कर देता हूँ 1 से 2 मिनट में। देखो हुआ क्या है, एक पहले एक राजवंश चला है पूरे भारत में। एक साम्राज्य की स्थापना हुई है, मौर्य साम्राज्य। और मौर्य साम्राज्य की बात है लगभग 300 ईस्वी पूर्व, यानी कि बीसी। और बीसी का मतलब जीरो से पहले की। उसके बाद जीरो के आसपास या पहली शताब्दी में, पहली ईस्वी में हमने देखा कि मौर्योत्तर काल आया। तो जब मौर्य काल था तो मौर्य काल में पूरा भारत एक था, एक साम्राज्य के रूप में। फिर अलग अलग राजा अलग हो जाते हैं। मौर्योत्तर काल में एक विकेंद्रीकरण की शुरुआत होती है। और फिर से गुप्त काल में फिर से एक केंद्रीकरण होता है, फिर से एक साम्राज्य की स्थापना होती है। गुप्तों में कौन थे? वही चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, भानुगुप्त, विष्णुगुप्त, ये सब लोग। उसके बाद हम आए थे गुप्तोत्तर काल पर। तो मैंने बताया कि शक्तियों का विभाजन होता है। फिर से छोटे-छोटे राजा अलग-अलग जगह अपना अलग-अलग राज्य ले जाते हैं, क्षेत्र ले जाते हैं। और इनमें अलग-अलग जगह पर अलग-अलग राजवंश उदित होते हैं। तो वहाँ पर हमने देखा कि एक हमारा जो सबसे मुख्य राजवंश बन के उभरा, कौन-सा था वो? पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। और उसके साथ-साथ समकालीन थे। तो एक बार उसको इमेजिन करें, जो पहली बार देख रहा हो थोड़ा-सा यहाँ पर इमेजिन नहीं कर पाएगा, जो जिसने लास्ट क्लास की है। तो हमने मैप पर देखा था, उस मैप को इमेजिन कीजिएगा। जो पहली बार देख रहे हैं वो याद रख लें कैसे-कैसे। तो थानेश्वर जो हरियाणा वाला क्षेत्र है, वहाँ पर एक वंश था पुष्यभूति वंश। ठीक है? अब हम गुजरात की तरफ चले तो गुजरात कौन से थे? गुजरात थे मैत्रक, जिनके पुष्यभूतियों से विवाहिक संबंध थे। ठीक है? वैवाहिक संबंध। उसके अलावा कन्नौज में उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में कौन थे? मोखरी थे। उसके अलावा बिहार में मगध में कौन थे? गुप्तों के जो बचे हुए वंश वाले थे, उत्तर गुप्त। और बंगाल में गए तो कौन थे? गौड़ वंश, शशांक। ठीक है? उसके ये सब समकालीन थे लगभग-लगभग। और एक कहानी सुनाई थी मैंने कि किस तरह से क्या हुआ। तो यहाँ पर आपस में इनकी लड़ाइयाँ हुई और सम्राट हर्ष इन सबको जीत जाता है बाद में। जीतने के बाद सारे यहाँ पर जितने भी अभी मैंने नाम लिए हैं, वहाँ पर किसका? हर्ष का राज्य चलता है। ठीक है? जो अंतिम हिंदू सम्राट है। हर्ष के बाद में क्या होगा? धीरे-धीरे फिर से क्षेत्र बढ़ जाएँगे और फिर से क्या हो जाएँगे? अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग राजा आ जाएँगे। ठीक है? तो फिर हमने उस मैप में देखा था कि कश्मीर में 3 वंश हमारे चल रहे थे, कारकोट वंश, उत्पल वंश और कौन-सा? लोहार वंश। ठीक? दक्षिण भारत में अलग-अलग वंश थे। पांड्य, चोल, चेर जो पहले से आ रहे थे, उनकी शक्तियाँ कम थी। इतिहास के बारे में इतिहास में उनकी जानकारी पूरी तरह नहीं मिलती है। उसके अलावा पांड्य वंश आया था, पल्लव आए थे। ठीक? उनसे ऊपर की तरफ चले थे महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। एक आए थे कर्नाटक, महाराष्ट्र, वातापी कर्नाटक में आए थे। इधर वेंगी के कौन से? वातापी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्य, पश्चिमी और पूर्वी चालुक्य। ठीक? उसके अलावा हम ऊपर चले तो कौन आए? राष्ट्रकूट आए। उनसे ऊपर चले तो राजस्थान वाले क्षेत्र में कौन आए? गुर्जर प्रतिहार आए। और फिर जो गौड़ वंश का शासक शशांक था, उसके बाद में पाल वंश आ जाता है बंगाल में। त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। त्रिपक्षीय संघर्ष में क्या होगा?
गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और कौन से पाल के बीच में ये संघर्ष होगा, उसको कौन जीत जाएगा? गुर्जर प्रतिहार। और वहां पर प्रतिहार वंश की शुरुआत होगी और वहां पर क्या होगा, पूरे भारत, उत्तर भारत में अलग अलग उनके जो सामंत हैं आगे चलकर राजपूत राजपूत वंशों की स्थापना करेंगे, अलग अलग जगह अलग अलग राजपूत। वो पूरा मैप पर हमने समझ लिया है। ठीक है। अब उसके बाद हमने देखा कि हम हर्षवर्धन की कहानी को समझ लिया है, ये त्रिपक्षीय संघर्ष को हमने संक्षेप में समझा। उसके अलावा आगे चलकर हम ये गुर्जर प्रतिहार, पाल, इन सब को देखने वाले हैं। उससे पहले ऊपर की तरफ चले कश्मीर से, तो आज कश्मीर की क्लास है, कश्मीर के राजवंश। तो 3 राजवंश हैं जिन्हें हमें समझना है। बहुत लंबी क्लास नहीं आज की, लेकिन महत्वपूर्ण है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो कश्मीर के राजवंश 3 राजवंश हैं, कारकोट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश। पहली चीज, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वो चीजों को जरूर ध्यान रखना है। पहली चीज ध्यान रखना है कि ये जो वंश लिखे हुए हैं वो यहाँ पर मैंने क्रमांक भी डाल दिए हैं, ये इसी क्रम में है। जो पहला वंश है वो है कारकोट वंश, इसके बाद में, इसकी समाप्ति के बाद में आएगा उत्पल वंश, और इसके बाद वाले टाइम में आएगा लोहार वंश। ठीक है। ये बात है लगभग 7वीं ईस्वी से और 12वीं शताब्दी तक। ठीक है। 7वीं शताब्दी से और 12वीं शताब्दी तक। यदि आपको ये नहीं पता है तो 7वीं शताब्दी को याद रखें, 700 कुछ नहीं होगा, 600 कुछ होगा। यानी कि जब हम 600 को क्रॉस कर लेंगे तो क्या होगा, 612, 630, 628, 650, 690 कुछ भी होगा, तो वो किस में काउंट हो रहा है? 7वीं शताब्दी में। इस बात को ध्यान रखना है। 12वीं शताब्दी का मतलब क्या होगा? 1100 के बाद में। 1100 पूरा हो गया तो 1101, 1102, 1150, 1128, 1155, ये सब किस में आएगा? 12वीं शताब्दी में। तो लगभग 1155 में ये समाप्त हो जाता है। इसके बाद में एक राजा आएगा, कौन? यहाँ पर जिसको कश्मीर का अकबर भी बोलेंगे। ठीक है। मुस्लिम शासक है। अभी देख लेंगे, सॉरी, अभी देख लेंगे, उसे बाद में देखेंगे, यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगा। पहले ये 3 वंश को हमें देखना है। ये 7 से लेकर 12th शताब्दी तक। पहली चीज इसको ध्यान रखेंगे, समय एग्जैक्टली याद नहीं रखना है इनका, जहां जहां जरूरत पड़ेगी वो ध्यान रखना है। पहला वंश कारकोट, उत्पल और लोहार। अब आते हैं, इनका मुख्य स्रोत क्या है? पता कैसे चलता है कि कश्मीर में इस तरह का कुछ मतलब हुआ है, ऐसे राजवंश हुए या ये राजा हुए जो अब अभी हम देखने वाले हैं। तो मैंने पहले बताया कि कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है हमें कहाँ से? राजतरंगिणी से। सॉरी, इस बात को ध्यान रखना है, राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास की जानकारी देती है। और ये कहाँ से कहाँ तक जानकारी देती है उसे भी देखेंगे। ये प्राचीन काल से, और अभी आएगा राजा जयसिंह, वहां तक के इतिहास की जानकारी देगी 1155 ईस्वी तक। ठीक है, ध्यान रखना है। 1155 मतलब 12वीं शताब्दी तक। तो राजतरंगिणी को लिखा है कल्हड़ ने। कल्हड़ एक कवि हैं जो आश्रित कवि हैं किसके? राजा हर्ष के। लेकिन जयसिंह के टाइम पर भी वो है, मतलब हर्ष के बाद में भी। ठीक, इस बात को ध्यान रखना। अब कल्हड़ की एक बड़ी विशेषता है, इसको मतलब ये कह सकते हैं इस पुस्तक को कि बड़ा निष्पक्ष तरीके से इन्होंने लिखा, मतलब पक्षपात ना करते हुए। क्योंकि ज्यादातर कवियों का क्या होता है, हम देखेंगे आगे चल के, अभी कवि आएंगे जैसे चंद्रवरदाई हो गए, और भी हो गए, जैनक हो गए, बहुत सारे कवि आएंगे। तो वो क्या करते हैं, जिस राजा के दरबार में है या जिस राजा के आश्रित है वो लालच के वशीभूत होकर या किसी भी कारण से वो क्या करेंगे, उसकी प्रशंसाएं करेंगे, केवल प्रशंसाओं पे ध्यान देते रहेंगे, उसकी बढ़ाइयां करते जाएंगे और अतिशयोक्ति भी करते जाएंगे। कल्हड़ की राजतरंगिणी की खास बात यह है कि इन्होंने निष्पक्ष तरीके से इसे लिखा है। जहां राजा की बड़ाइयां हैं वहां पर बड़ाइयां, और जहां पर बुराइयां हैं वहां पर बुराइयां। अभी आगे चल के मैं बताऊंगा कैसे। तो इस बात को ध्यान रखना है। इस पुस्तक के लिए ये जरूर ध्यान रखना है आप लोगों को कि संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास ये राजतरंगिणी ही है। ठीक है, दोबारा से सुने। अगर आती है संस्कृत की पहली पुस्तक, तो बहुत सारी पुस्तकें हैं। ठीक, हमारे जो वेद पुराण हैं सब संस्कृत में चलते हैं, लेकिन वो उस तरह से लिखे हुए नहीं थे। पहले क्या है, वो भोजपत्र वगैरह पर लिखे हुए थे। लेकिन हमें एक पुस्तक देखने को मिली है प्राचीन काल में, हमने लास्ट क्लासेज में किया है, पाणिनि। एक व्यक्ति का नाम आया था, एक रचनाकार का, एक कवि का नाम आया था पाणिनि। पाणिनि की हमने एक पुस्तक देखी, अष्टाध्यायी। ठीक है, लास्ट क्लासेज जब आप करोगे तो वहां पर मिल जाएगा, या की होगी तो वहां पर होगा। ध्यान रखना है पाणिनि किसके समय में थे, ये भी याद रखना है। पाणिनि की पुस्तक है अष्टाध्यायी। कई बार यार ये कंफ्यूजन होता है तो इसको दूर कर देता हूँ। जो अष्टाध्यायी है वो संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक है। ठीक है, ध्यान रखना है, संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक है, मतलब संस्कृत में व्याकरणिक पुस्तक है।
लेकिन वहां पर हम पूरी तरीके से क्रमबद्ध इतिहास नहीं देख रहे, वो भी किसी कालखंड का। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। यहाँ पर इसकी विशेषता है कि एक कालखंड का एक विशेष इतिहास देख रहे हैं हम, क्रमबद्ध तरीके से लगा हुआ, और आदिकाल से लेकर यहाँ पर मैंने बताया भी है किस तरीके से है। तो है क्या, कुल इसमें 8 तरंग हैं, मतलब इसके 8 भाग हैं ऐसा कह सकते हैं, और उसमें 800 श्लोक दिए हुए हैं। जैसे एक पुस्तक को हमने देखा, कौन सी, कालिदास, सॉरी, कौटिल्य की अर्थशास्त्र, वो राजनीति विज्ञान पर लिखी हुई पुस्तक थी, राजनीति पर, और कौन से समय की थी ये भी पता होगा, किस किस चीज का वर्णन मिल रहा है वो सब समझाया था मैंने। तो यहाँ पर इसमें ध्यान रखना है, इसमें 8 भाग हैं, लगभग 8000 श्लोक है। इसके 8 भाग, यहाँ पर इनको रटने की जरूरत नहीं है, ये इसलिए मैंने डाल दिए हैं जिससे कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है तो आप देखते के साथ उसको टैकल कर लें कि हाँ ये होगा। तो ऐसे ध्यान रखें, शुरुआती 3, मतलब 1 2 3, फिर उसके बाद अगले 3 4 5 6, और उसके बाद जो बचे हुए हैं 7 8, ठीक है, 9 होना चाहिए था, वो नहीं है। तो पहले जो 3 भाग हैं वो किसके हैं, कश्मीर का प्राचीन इतिहास, मतलब शुरुआती कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे शुरुआत हुई, वो सब लिखा हुआ है। उसके बाद में 4 से 6, 4 5 6, अगले 3 कारकोट और उत्पल वंश, कारकोट और उत्पल वंश, ठीक है, इनके बारे में। और उससे अगले 2 बचे, तीसरा यानी वो किसके है, लोहार वंश का इतिहास। तो ध्यान रखना है, प्राचीन काल का इतिहास पहले 3 में, उससे अगले 3 में इन दोनों का, और अगले 2 में लोहार वंश का। ठीक, बस इतना। तो ये है राजतरंगिणी। आगे चल के थोड़ा सा डिस्कस इस पर और करेंगे जब हर्ष का टाइम आएगा। बाकी ये 3 वंश हैं। सॉरी, पहला वंश, इसके संस्थापक है दुर्लभ वर्धन। ठीक है, बस इतना ही नाम ध्यान रखना है, दुर्लभ वर्धन। और ये लगभग 7वीं शताब्दी के आसपास की बात है। ठीक है, तो दुर्लभ वर्धन क्या है, इनके शासन काल में खास बात यह है, दुर्लभ वर्धन को कुछ ध्यान नहीं रखना, केवल कारकोट वंश की स्थापना की, और इन्हीं का शासन काल है जिस समय पर हुएनसांग, भारत नहीं, भारत में तो आ ही रहा है, लेकिन भारत में हुएनसांग कश्मीर यात्रा पर पहुंचता है ना। हमने देखा था कि राजा हर्षवर्धन के समय, राजा हर्ष कश्मीर वाला नहीं, ये बात ध्यान रखना, गड़बड़ हो जाएगी। राजा हर्ष कौन सा, सम्राट हर्ष, हर्षवर्धन, वर्धन वंश का राजा। तो ह्वेनसांग भारत आया था, पूरा ह्वेनसांग के बारे में बताया था, इसको यात्रियों का राजकुमार बोलते हैं। टीयू की नाम से एक ग्रंथ लिखा इसने, मतलब वो उसमें क्या है, बुद्ध के बारे में, बुद्ध की ये सब भारत के बारे में वर्णन किया है। इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत में पढ़ना, और पढ़ा भी। अपना यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय में जाता है, वहाँ पर विहारों का देखता है किस तरह से वहाँ पर पढ़ाई चल रही है, बहुत सारा वर्णन करता है, और यहाँ से बौद्ध ग्रंथों को संकलित करना और पढ़ना इसका उद्देश्य था। हर्षवर्धन के पास पहुंचता है, उसको समझाता है, उसको बताता है, आपस में बातचीत होती है, हर्षवर्धन इससे प्रभावित होता है और बौद्ध धर्म को अपनाता है। ठीक है, तो ये वही कौन है, यात्रियों का राजकुमार हुएनसांग। तो वहां पर मैंने बताया भी था, एक फाहियान था जो बहुत पहले आएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में, एक समय में। और ये कौन है, ये है हर्षवर्धन के समय में भारत में आ रहा है। अब देखो कन्फ्यूजन ये होता है कि हर्षवर्धन के समय आ रहा है या फिर दुर्लभ वर्धन के समय आ रहा है। तो ध्यान रखना, हर्षवर्धन कन्नौज का शासक है, पुष्यभूति या वर्धन वंश का। ठीक है, जो शुरू से देख रहा होगा क्लासेस को सब कुछ समझ में आएगा उसे, पुष्यभूति या वर्धन वंश का। और वो क्योंकि भारत का सम्राट कहा जा रहा है, हालांकि पूरे भारत में उसका विस्तार नहीं है उसके साम्राज्य का, मैंने बताया था, केवल उत्तर भारत में है, कश्मीर को थोड़ा सा छोड़कर। ठीक है, अब हम कहेंगे कि भारत में किसके समय आ रहा है, तो हर्षवर्धन के समय आ रहा है। हर्षवर्धन का ही साम्राज्य वहां तक फैला हुआ है, कहाँ तक, बिहार तक फैला हुआ है। तो बिहार में ये नालंदा पहुंचेगा या फिर वहां पर कुछ भी अपना पढ़ाई करेगा, तो क्या क्या करेगा, महायान शाखा के लिए। ठीक, ये जब पढ़ाई करेगा, स्टडी करेगा, ग्रंथों का संकलन करेगा, तो किसके किसके क्षेत्र में कर रहा है, ये हर्षवर्धन के क्षेत्र में। लेकिन जब ये कश्मीर पहुंचता है तो कश्मीर में कौन राजा बैठा हुआ है, तो वहां पर है दुर्लभ वर्धन। तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर वेनसांग कश्मीर की यात्रा पहुंचता है इसी के समय, और लगभग वही समय है ये, ध्यान रखना। 7वीं का मतलब 700 कुछ नहीं, 600 कुछ। सबसे प्रमुख और शक्तिशाली शासक जो इस वंश का है, कारकोट वंश का, वो कौन है, ललितादित्य मुक्तापीड़। ललितादित्य मुक्तापीड़ जो इस वंश का सबसे शक्तिशाली और मुख्य शासक है। मुख्य शासक क्यों है, ये साहित्य का संकलन करता था, उनको संरक्षण देने वाला था, और उसी के तहत इसने यहाँ पर ये रटना नहीं है, केवल समझाने के लिए। इसके बीच में कई सारे शासक आ रहे हैं, छोटे छोटे समय के लिए, थोड़े थोड़े समय के लिए, ध्यान रखना है। मुख्य शासक
कुछ टाइम बाद ये आता है, तो ये समय लगभग में ध्यान रखना कि हाँ 700 कुछ की बात है, 750 के आसपास। इसकी खास बात, सबसे मेन क्वेश्चन ये है कि मारतंड के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो कश्मीर में मारतंड है, मारतंड में सूर्य मंदिर बनवा रहा है। सूर्य मंदिर को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सूर्य मंदिर अलग अलग जगह, पूरे भारत में बहुत सारे अलग अलग जगह पर सूर्य मंदिर बने। जैसे उड़ीसा का एक सूर्य मंदिर के को आप जानते होंगे, बाकी ये है, और भी सूर्य मंदिर आगे देखने को मिलेंगे। तो उसका जो निर्माण करवा रहा है मारतंड की सूर्य मंदिर का, वो कौन करवा रहा है? ललितादित्य मुक्ता पीड़। ठीक है, कन्नौज नरेश यशोवर्मन को इसने पराजित किया था, वही कन्नौज है। तो वहां पर उसके राजा यशोवर्मन को पराजित कर रहा है। अंतिम शासक है इसका जयापीड़। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जयापीड़, बस इतना सा ध्यान रखना है कि देखो लगभग ये 810 तक ये वंश चला, उसके बाद खत्म। ठीक है, बस इतना छोटा सा, इतने समय के लिए। तो एक दुर्लभ वर्धन हर्षवर्धन हुएनसांग आया, ललितादित्य का मुख्य मुक्तापीड़, सूर्य मंदिर बनवाया मारतंड का, उसके अलावा यशोवर्मन को हराया, और बस जयापीड़ ये अंतिम शासक है, खत्म। उत्पल वंश, दूसरा वंश उत्पल वंश। उत्पल वंश का जो सबसे खास बात है वो है रानी दिद्दा। ठीक है, अभी देखेंगे फिलहाल। लेकिन इसका संस्थापक कौन है? अवंती वर्मन। ठीक है, उत्पल वंश जो कश्मीर में ही पहला वंश था, कौन सा? कारकोट वंश। उसके बाद में यहाँ पर अवंती वर्मन एक मुख्य शासक के रूप में आता है और इसकी स्थापना करता है। अवंती वर्मन नगर की स्थापना करता है वहीं पर। लगभग इसका समय ये है, लगभग में, बस इतना से ध्यान रखें, 800 के बाद है। ठीक। महत्वाकांक्षी शासिका, पूछा जाता है कि रानी दिद्दा किस वंश की शासिका थी? तो कौन से वंश की? उत्पल वंश की। ठीक है, तो इसी वंश की एक शासिका है रानी दिद्दा। ठीक है, कब है ये? लगभग 980 से 1003 तक, लगभग टाइम याद रखना है कि 1000 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया, लगभग में। ठीक है, रानी दिद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। रानी दिद्दा एक महत्वाकांक्षी शासिका थी, पूरी कहानी है, लेकिन आप लोगों के लिए उतनी ज्यादा काम की नहीं है। तो फिलहाल ध्यान रखना है कि ये रानी दिद्दा कौन से वंश की शासिका है? उत्पल वंश की। इतना ही काफी है हमारे लिए। ठीक है, और इनको, इनके शासन के बाद में आता है संग्राम राज। संग्राम राज इनके शासन के बाद आकर लोहार वंश की स्थापना करता है। लोहार वंश का समय लगभग वही 1003 के बाद, और 1155 तक। 1155 में कौन आ जाएगा? ये जयसिंह। 1155 में मतलब जयसिंह की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो लगभग 1003 में संग्राम राज इस वंश की स्थापना कर रहा है। इसका महत्वपूर्ण शासक, प्रमुख शासक है कौन? राजा हर्ष। कहाँ का हर्ष? कश्मीर वाला हर्ष, कन्नौज वाला हर्ष नहीं, ध्यान रखना। तो कश्मीर का नीरो कहा जाता है, इसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, कश्मीर का नीरो। अब क्यों कहा जाता है थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो मैंने शुरू में बताया था कि जो राजतरंगिणी है, पहले इसको और देख लेते हैं थोड़ा सा। इसको कश्मीर का नीरो कहा जाता है। ये हर्ष क्या है? एक विद्वान है, कवि है, कई भाषाओं का ज्ञाता है। ठीक है, उसके बाद में इसका एक आश्रित कवि है कौन? कल्हड़। और कल्हड़ ने एक रचना लिखी है राजतरंगिणी, जो इसको जयसिंह के समय पूरा करेगा, लेकिन इसका राजकवि ये है, कल्हड़। ठीक है, तो मैंने बताया था कि राजतरंगी एक निष्पक्ष रूप से लिखी हुई पुस्तक है, जो इतिहास की जानकारी देती है, कश्मीर के इतिहास की। ठीक है, संस्कृत में है। सबसे एक चीज और ध्यान रखें, कई बार लैंग्वेज पूछ लेता है, जैसे बौद्ध ग्रंथ की भाषा क्या है, जैन ग्रंथ की भाषा क्या है, वैसे ही इसकी राजतरंगिणी की भाषा क्या है, तो संस्कृत में। ठीक। दूसरी चीज ध्यान रखनी है कि जब कल्हड़ लिखता है तो वो जो गुण है उनको भी बताया, अवगुण को भी बताता है। तो कल्हड़ ने इसके बारे में, हर्ष के बारे में, कुछ गुण बताए हैं और कुछ अवगुण बताए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बताया था कि ये दोनों चीजों को बताता है राजतरंगी में। अब इसको नीरो क्यों कह रहे हैं कश्मीर का? तो नीरो एक यूरोप का एक राजा है, और वो ऐसा राजा है कि शुरुआती समय जब वो राजा बना, ठीक है, शुरुआती समय जब वो राजा बना, तो बड़ा अच्छे भाव वाला और अच्छे काम करने वाला। लेकिन धीरे 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 राजा बनने के बाद उसमें इतने अवगुण आते चले गए, इतने अवगुण आते चले गए, कि पूरी कहानी तो नहीं सुनाऊंगा, लेकिन एक समझने के लिए कि हाँ कैसे रहा होगा उसका समय। तो अपनी माता को मार दिया, अपनी पत्नी को मार दिया, दूसरा विवाह किया, उस स्त्री को भी मार दिया, तीसरा विवाह, तीसरी एक स्त्री पसंद आ रही है, और उस स्त्री से जब विवाह का प्रस्ताव रखा उसने मना कर दिया, उसको भी मार दिया। एक स्त्री पसंद आई है, उसके पुरुष को मार दिया, पति को मार दिया, जिससे कि उससे विवाह कर सके। और वहां पर जो उसके दरबार में थे, उसके खिलाफ कोई बोलता, उनको मार दिया। मतलब मार काट उसने मचा दी। और लास्ट में जाकर ये तक हुआ कि जब उसके खिलाफ विद्रोह हुआ,
तो उस विद्रोह में बाद में हार गया वो, यूरोप में जब आपस में लड़ाई होती है हार गया। हारने के बाद जब उसको फांसी की सजा सुना दी गई तो वो फांसी की सजा से बचने के लिए खुद से उसने क्या करा, अपना आत्मदाह कर लिया। ठीक है, तो वैसे ही कुछ हर्ष है। ये राजा हर्ष क्या है, इसमें सद्गुण और दुर्गुण दोनों का मिश्रण है। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इसकी समानता नीरो से की गई है क्योंकि ये शुरुआती समय में बड़ा प्रभावशाली था, बड़ा वाकई में विद्वान है, कवि भी है, कविताएं लिख रहा है और साथ में कई भाषाओं को ज्ञात है। तो जो आसपास का क्षेत्र था उसमें इसका बड़ा प्रभाव था। लेकिन गद्दी पर बैठने के बाद कुछ समय बाद ये धीरे 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 अवगुणों की तरफ बढ़ता चला गया और इसके राज्य में अराजकता आ जाती है। राज्य में अकाल पड़ जाता है, उस अकाल में भी ये जनता का शोषण कर रहा है, उनसे टैक्स ले रहा है, कर ले रहा है जबरदस्ती का। ठीक है, मारकाट मचा रहा है, जो इसके खिलाफ बोलता है उसको मरवा देता है। अब इसी बीच में दो भाई हैं, ठीक है, उस्सल और हुस्सल। उन वो क्या करते हैं, इसके खिलाफ विद्रोह कर देते हैं और इसका दमन किया जाता है। ये है और इसका पुत्र है भोज। राजा भोज वो वाले नहीं है, मिहिर भोज या राजा भोज, ठीक, जो किसमें आएंगे आगे चल के आ जाएंगे प्रतिहार और राजपूत वंशों में। तो इसका पुत्र है, कुल मिलाकर कोई है ऐसा मान लो भोज, नहीं तो आप वहीं पर अट करोगे। तो ये दोनों क्या कर दिए जाते हैं, इनको मार दिया जाता है और खत्म इनकी कहानी। तो इस प्रकार से इसकी जो तुलना की गई है वो की गई है उसी नीरो से। तो इसको कहा जाता है कश्मीर का नीरो। ध्यान रखना इस बात को, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कश्मीर का नीरो कौन है, हर्षवर्धन। इसके विद्वान है, कवि है, ये तो बात अलग है। इसके दरबार में कौन है आश्रित कवि, कल्हड़। कल्हड़ की राजतरंगिणी, जिस जो कश्मीर का इतिहास कहा जाता है वो राजतरंगिणी है। इसको पूरा जो किया है वो जयसिंह के समय किया है। जयसिंह कौन है, इस वंश का अंतिम शासक। ठीक है, और ये बात है लगभग 1155 में इसकी मृत्यु हो जाती है। जयसिंह के शासनकाल में यवनों को पराजित किया था किसने, जयसिंह ने। यवन का कौन है, जो यूनान वाले वंश वाले हैं, इंडो ग्रीक शासक हमने देखे थे। तो उनके कुछ यवन वंश थे जो बाद में बच जाते हैं, आते हैं इधर। तो उनमें क्या होता है, उनको ये पराजित करता है। राजतरंगिणी में जयसिंह तक का शासन का विवरण लिख रहा है। इस बात को ध्यान रखना। कई बार कंफ्यूजन ये होता है कि हर्ष के समय उसके दरबार में था कौन, कल्हड़। तो हर्ष तक का इतिहास कल्हड़ ने लिखा होगा, नहीं, ध्यान रखना। कल्हड़ ने कहां तक का इतिहास लिखा है, 1155 तक का। और 1155 किसका समय है, जयसिंह की मृत्यु का समय। ठीक है, तो राजतरणी में जयसिंह तक के शासन का विवरण आता है, इस तक का इतिहास लिखा हुआ है। कहां से, आदिकाल से। वो 1 2 3 में किसका, प्राचीन काल का। उसके बाद 4 5 6 में किसका, कारकोट और उत्पल वंश। और 7 8 में किसका, तो वो इसका लोहार वंश। ठीक, लोहार वंश के यहाँ तक। अब आते हैं उसके बाद यह क्या क्या होता है, 1155 में ये तो खत्म हो गए, अराजकता फैल गई। अपना अपना जो छोटे मोटे क्षेत्र हैं उनको, जो वहां पर शासन कर रहा है छोटा मोटा राजा है, वो चल रहा है चल रहा है चल रहा है। फिर एक राजा आता है, 1339 के आसपास की बात है लगभग में। ठीक है, लगभग में ध्यान रखना है इसको, 1339 इसलिए डाल दिया मैंने, लगभग ध्यान रहे। तो यहाँ पर कश्मीर में तुर्कों के कब्जे में आ जाता है ये। ठीक है, तुर्क का पता होगा, तुर्किस्तान है ना। तो यहाँ पर तुर्कों के कब्जे में आ जाता है कश्मीर। ध्यान रखना कब आ रहा है, तो लगभग 1339 में, 1340 के आसपास में तुर्कों के जैसे कब्जे में आता है। तो तुर्कों का शासन चलता है कश्मीर में। अभी तक कौन चल रहे थे, हिंदू चल रहे थे, लेकिन अब कौन चलेंगे, तुर्क चलेंगे। ठीक है, ये तो समझ रहे होगे। और यहाँ पर कौन आ जाएंगे, मुस्लिम आ जाएंगे। और जब ये तुर्क आ जाएंगे, तुर्कों का शासन चलेगा, तो उनमें से केवल एक राजा को ध्यान रखना है हमें। कौन सा, सर्वाधिक लोकप्रिय शासक कौन है, जैनुअल आबिदीन। आबिदीन या आबिदीन इसको बोल दिया जाता है। तो जैनुअल आबिदीन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखना। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है, मतलब अकबर आप लोग पढ़ेंगे आगे चल के। तो अकबर से तुलना यहाँ पर की गई है किसकी, अपने चारित्रिक गुणों के कारण जैनुअल आबिदीन की। तो जैनुअल आबिदीन कौन है, ये तुर्क शासक है जिसने कश्मीर पर जब तुर्कों का अधिकार हो जाता है तो उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण लोकप्रिय शासक आता है, जिसने कश्मीर में विकास किया, अच्छे काम किए, वो है जैनुअल आबिदीन। इसको बोला जाता है कश्मीर का अकबर। तो इस चीज को ध्यान रखना, कश्मीर का अकबर कौन है, जैनुअल आबिदीन है। ठीक है, और कश्मीर का नीरो कौन है, तो हर्ष है। ठीक, फिलहाल आज की क्लास यही थोड़ा छोटी है, तो इस चीज को ध्यान रखें। हमने देखा, देख लो एक बार कश्मीर को देख, यहाँ पर इसके कश्मीर के तुर्क, जैनुल आबिदीन, लोहार वंश, उत्पल वंश,
कारकोट वंश, ये हमने देखे हैं और राजतरंगिणी को समझा है। ठीक है, तो फिलहाल क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके आगे जरूर बढ़ा देना, और पहली बार सारथी से जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। अभी तक हिस्ट्री को नहीं किया है तो हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 1 से चालू कीजिए और सारी क्लासेज को कर लीजिए। प्राचीन इतिहास पक्के से तैयार हो जाएगा, अच्छे से तैयार हो जाएगा। चलिए मिलते हैं क्लासेज में। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करके रखें, कम से कम 2-4 लोगों को अपने साथ में जोड़ते हुए चले। धन्यवाद। जय हिंद।